स्टेज एजुकेशन पार्ट 1 और सेकंड सेशन में हमारे साथ में हैं प्रोफेसर ज्योति गौड़। सी इज डीन स्टूडेंट वेलफेयर सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर। So welcome ma'am in our second session for PGD ECFE program और dear students so आप लोग इस सेशन को ज्वाइन करिए। आप लोगों ने में से बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। सो मैम वेलकम। Thank you, sir. Thank you. I request all the students to be regular for the class because you see, if we come regularly, then half of your syllabus will be complete. Okay, you will not have to rush at the last hour. अभी जो क्लास में पढ़ाई हो जाती है उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि आप रेगुलर आओ, बिल्कुल भी मिस मत करो क्लास को, ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत कुछ तो आपके दिमाग में अभी ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आई विल स्टार्ट विथ माय प्रेजेंटेशन। Is it visible? Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is MCD 002, Curriculum and Pedagogy for Early Years and Foundational Stage Education, Part 1. Here we are talking about pedagogy, we are talking about curriculum, we are talking about early years, that is foundational stage of education. यानी कि इस स्टेज में जो एजुकेशन मिलती है वो एक फाउंडेशन रेडी कर देती है। You all must be knowing, if you did not get your concepts of maths clear in your foundation stage, तो वो मैथ्स का जो डर था आपका वो हमेशा से बना रहा और उसको निकलने में बहुत टाइम लग गया, और या फिर हो सकता है ना भी निकला हो। आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट मैथमेटिक्स, इट इज अबाउट ऑल द कॉन्सेप्ट्स। इट कैन बी रिलेटेड टू हाइट, इट कैन बी रिलेटेड टू वेट, इट कैन बी रिलेटेड टू कलर ऑल्सो। कई लोग बहुत बड़े हो जाते हैं तब भी वो कुछ कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। पर्पल कलर है या फिर जो मिक्स कलर्स होते हैं, सेकेंडरी कलर्स होते हैं, उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि उनका फाउंडेशन स्टेज पे जितना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए थे वो नहीं हुए। तो हम यहाँ पे यही बात करेंगे कि किस तरह की पेडागॉजी होनी चाहिए, क्या करिकुलम होना चाहिए जिससे उनका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। जब भी आपको प्रॉब्लम आए, नहीं सुनाई दे, तो प्लीज मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए। हाँ जी मैम, may I intervene you? We can put it into the slide mode, ma'am. Full slide mode. ओके राइट। तो ये क्या है कि उसकी स्क्रीन कंप्लीट शो होगी आपको। अब ठीक है? इज इट ओके? यस मैम, लिटिल बिट बेटर। यस मैम। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीड्स ऑफ द चाइल्ड। व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ द चाइल्ड? द बेसिक नीड्स आर फिजिकल केयर। सबसे पहले हमें पता है कि हमारी बॉडी इंपॉर्टेंट है। बॉडी में आपको पता है न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, किस तरह से वो डिजीज फ्री है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। Okay, so first thing is your physical health, your physical care, your nutrition. So this is most important for the child, because without this and without the proper medical checkups and without the proper nutrition, without the proper clothing, without proper bathing, everything related to physical care, without all this the child will not be happy at all, the child will not feel healthy at all. इसलिए सबसे पहले फिजिकल केयर आ जाती है। फिर एडिकेट न्यूट्रिशियस फूड हो, उसके साथ में पानी बहुत जरूरी है। यू मस्ट हैव सीन दैट the children, they suffer with lots of stomach problems.
इतनी ज़्यादा उनकी डायरिया का प्रॉब्लम होता है या फिर बार बार वायरल फीवर्स होते हैं अगर उनको पानी सही नहीं मिल रहा है। इसलिए गवर्नमेंट का भी मेन फोकस होता है कि सबसे पहले एक सही पीने लायक पानी जो है देश के हर कोने कोने में पहुंच जाए। तो इसके बाद में आता है फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, दैट इज स्मॉल क्लिनिकल सेटअप दैट द गवर्नमेंट मेक्स फॉर द सिटीज एंड द रूरल एरियाज। तो वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, स्पेशली बच्चों को, जहाँ पे कि अगर आप बहुत रिमोट एरियाज में जाओगे ना तो आप देखोगे कि वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है जो कि पीडियाट्रिशियन हो। जो जनरल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो ही सभी तरह के ट्रीटमेंट्स का भी उपचार करते हैं और सभी तरह के डिजीजेस का भी उपचार करते हैं और सभी एज ग्रुप्स का भी करते हैं। So what we need is proper pediatrician and healthcare facilities, diagnostic facilities. We need treatment facilities. We need rehabilitation facilities. ये सारी कुछ पहुंचनी चाहिए बच्चों को, जिससे कि उनकी ओवरऑल हेल्थ एंड डेवलपमेंट ठीक रहेगा। अगर उनको प्रॉपर चेकअप मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा और प्रॉपर हेल्थ केयर मिलेगी। ओके, सेकेंड चीज इसके बाद में आता है प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। सबसे ज्योति पहले, मैम, हाँ जी, आपकी स्लाइड मूव नहीं हो रही है मैम। तो सर मैं मूव नहीं कर रही हूँ अभी। ओके 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 हाँ, ओके अभी मैम, उसी स्लाइड पे हैं हम। ओके मैम, Okay, यस मैम, so I'm on the second point at present. Okay, so second thing is that we need the proper protection and safety. तो ये जो सबसे पहले जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, जब पेट भर जाता है तो इंसान को लगता है मैं किस छत के नीचे सोऊं, तब प्रोटेक्शन का ध्यान आता है, तब सेफ्टी का ध्यान आता है। यू लीव एन एनिमल, यू लीव अ बेबी, यू लीव अ ह्यूमन बीइंग विदाउट food, he will search for food only. He will not search for the protection and safety. But when the stomach is full, then protection and safety is must. तो एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे उसे चोट ना लगे, जहाँ पे उसे नुकसान ना पहुंचे, जहाँ पे उसे अब्यूज ना मिले, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि छत तो है, बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा घर है, लेकिन अंदर वायलेंस है, अंदर अब्यूज है, तो ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे के लिए सेफ नहीं है। तो दैट मीन्स द प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी इज हैम्पर्ड। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फिजिकल हेल्थ के बाद में सेफ्टी की। Protective measures are necessary because these safeguard the children from physical, emotional, and sexual abuse. Okay, especially for the girls. If the parents are not taking care of the child, if the parents are going for the work, for earning, both the parents are going, then physical trauma, emotional trauma, sexual trauma हो सकता है बच्चे को। तो ये सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? ये सिक्योरिटी उसे मिलनी चाहिए। ओके, जब ये सिक्योरिटी मिल जाती है, जब सर पे छत होती है, तब बच्चे को लगता है अब मैं क्या करूं। तो वहां पे उसका एंटरटेनमेंट, उसका मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट या स्टिमुलेशन एंड प्ले, जहाँ पे उसका माइंड स्टिमुलेट हो सके, कुछ खेल उसे चाहिए होते हैं। आपने देखा होगा जब कोई मजदूर लेडी अपने बच्चे को साथ लेके जाती है तो वो उसे खाना तो खिला देती है, भले सूखी रोटी खिला दे, फिर उसे कोई पत्थर पकड़ा देगी या फिर उसे मिट्टी का ढेर पकड़ा देगी और साथ में पानी दे देगी कि वो उसके एंगेज रहे उसके अंदर। दिस इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ मदर टू प्रोवाइड स्टिमुलेशन टू द चाइल्ड, ताकि बच्चा खेल सके, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सके। क्यों हो सके? क्योंकि इससे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, इससे उसका इमोशनल डेवलपमेंट होगा, वो कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट होगा? अपनी मदर से कनेक्ट होगा, जो उसके साथ खेल रहा है, जो उसे खेल दे रहा है, खिलौना दे रहा है, उसके साथ में कनेक्ट होगा। सोशल डेवलपमेंट होगा। अगर दो बच्चे साथ खेल रहे हैं, उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वो दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। ओके, इसके अलावा ये गेम्स एंड जो प्ले है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इन्हांसेस द क्रिएटिविटी।
अब वो रचनात्मकता जब आ जाएगी तो बच्चा एक काम को 10 तरीके से कर सकता है, अदरवाइज ही विल वर्क जस्ट लाइक अ मशीन. ओके, अ मैन विदाउट क्रिएटिविटी इज जस्ट अ मशीन, बिकॉज मशीन डज द वर्क अगेन एंड अगेन इन द सेम मैनर. बट ह्यूमन बीइंग्स अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सोसाइटी में इंटरैक्ट करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और हर बार अलग तरीके से करते हैं, तो वहां पे उनकी क्रिएटिविटी काम आती है. देन इज लव एंड नर्चरेंस, उसको प्यार, अफेक्शन और केयर, इन सब की बहुत ज़रूरत होती है. क्योंकि अगर मदर से, उसके फैमिली मेंबर्स से, उसके रिलेटिव से जब लव एंड केयर मिलेगा तो इमोशनली वो स्ट्रॉन्ग बनेगा. ओके, वो लव और केयर जो है उसे पॉजिटिव स्ट्राइड में लेके जाएगा और कनेक्ट करेगा लोगों के साथ में. जब कनेक्शन होगा और वो भी दूसरों के टुवर्ड्स लव फील करेगा तो फिर उसका मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगा. ओके, अदरवाइज मेंटल हेल्थ विल बी डिस्टर्ब. यू मस्ट हैव सीन द चिल्ड्रन who are not living with the families, who do not have good families, who have violent families. The mental health of those children gets disturbed. Even when they grow up, they have this in mind that my childhood was not good. आप भी याद करो तो आप भी देखोगे कि बचपन के वो जो पुराने, कितने भी पुराने बुरे एक्सपीरियंसेस थे वो आपको आज भी डराते हैं. सो दैट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ. Okay, if you have consecutively again and again the same bad experiences, then your health will be totally shattered. तो इसीलिए ये रेजिलियंस डेवलप करने के लिए और मेंटल हेल्थ डेवलप करने के लिए ये लव एंड नर्चरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एवरीबडी इज लिसनिंग? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, Yes, ma'am. yes. ओके, फिर इंटर रिलेशनशिप होता है नीड्स के बीच में. यानी एक बच्चा जिसे लव मिल रहा है तो उसे बेटर इमोशन डेवलप होंगे, उसका बेटर मेंटल बीइंग डेवलप होगा. यानी ये जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं ना, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे कॉग्निटिव हो, चाहे सोशल हो, चाहे एक्सप्रेसिव हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल हो, जितने भी तरह के डेवलपमेंट्स बच्चे में होते हैं सब इंटरकनेक्टेड होते हैं. एक डेवलप होगा तो दूसरा भी डेवलप होगा, एक हैम्पर होगा तो दूसरे पे भी इफेक्ट पड़ेगा. इसीलिए हमें हर एक पे पॉजिटिव वे में काम करना है ताकि बच्चे को प्रॉपर डेवलपमेंट मिल सके. ओके, तो अब नेक्स्ट आते हैं हम नीड ऑफ मदर पे. तो एक मदर जो होती है उसकी क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है? तो ईश्वर ने तो प्राकृतिक रूप से बच्चे को केयर करने के लिए मदर प्रोवाइड करी है, बट especially during the prenatal and postnatal period, mother is the one who is taking 200% care of the child, who is providing all the support, who is trying to provide all the health care services. लेकिन अगर मदर को ही नहीं मिलेगी ये सारी चीजें तो मदर बच्चे को क्या देगी? इसीलिए इस समय मदर को भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. तभी हम कहते हैं मदर का ध्यान रखो, बेबी हेल्दी होगा. तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, जब मदर प्रेग्नेंट होती है, वो लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो घर में अगर कई तरह की प्रॉब्लम्स भी हैं, लोग उसे नहीं पसंद कर रहे हैं, तब भी वो उसकी केयर करते हैं क्योंकि उन्हें बेबी तो हेल्दी चाहिए ना. तो बेबी पे इफेक्ट ना आए, ये सब जानते हैं कि बेबी पे इफेक्ट आ जाए तो वो आ जाएगा, तो मदर को तंग नहीं करते हैं. तो the mother needs all the health care services and all the mental health positive environment. अच्छा, ये क्योंकि बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा इसीलिए उसको प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, इन सब का भी पूरा ध्यान रखा जाता है. ओके, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ अर्जेंट केयर एंड प्रोटेक्शन. लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अर्जेंट केयर की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. कौन है वो बच्चे?
चिल्ड्रन वर्किंग एज लेबर, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो दुकानों पे काम कर रहे होते हैं, वो सड़क पर कचरा बीन रहे होते हैं, दे ऑल आर वर्किंग एज लेबर, दे ऑल आर ट्राइंग टू अर्न सम मनी फॉर द फैमिली और फॉर देयर ओन फूड। तो इन लोगों को अर्जेंट ज़रूरत है जिसमें उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की, उनकी एजुकेशन की और उनके न्यूट्रिशन की। तो यहाँ पे इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत अर्जेंसी के साथ इन्हीं बच्चों को होती है। फिर लीगल और सोशल इंटरवेंशंस भी करने कई बार ज़रूरी हो जाते हैं, बिकॉज द पीपल हु आर अराउंड द चाइल्ड दे आर एक्सप्लॉयटेटिव, वो उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं? माँ जो है काम पे लड़की को नहीं भेज रही है क्योंकि वो चाहती है कि वो घर की रोटी बनाकर रखे, पिता जो है अपने लड़के को साथ में लेकर के जा रहा है ताकि वो मिट्टी उठाने का काम कर सके। ओके, तो इस तरह से द चाइल्ड डजंट नो, बच्चे को ये नहीं पता, माता पिता जो भी करा रहे हैं, हेलो हेलो, तो माता पिता जो भी करा रहे हैं बच्चा उसे सही समझेगा, उसको नहीं लगेगा कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। बट दीज एटीट्यूड्स ऑफ पेरेंट्स आर क्वाइट एक्सप्लॉयटेटिव, क्योंकि वो उसे स्कूल जाने में रोक रहे हैं, वो उसे शिक्षा ग्रहण करने से रोक रहे हैं, वो काम करा रहे हैं तो वो बच्चा ज़्यादा थक रहा है, वो दूसरे बच्चों के साथ खेल नहीं पा रहा है, तो हर तरह से वो एक बच्चा नहीं रह गया, उसे तुरंत बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये अर्जेंट केयर एंड प्रोटेक्शन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट इज़ वाई सोशल इंटरवेंशंस are required to take the child away from the parents, away from the relative, or away from the adults who are taking care of that child. इसी में लीगल कभी कभी इंटरवेंशंस भी करने पड़ते हैं। Am I audible? Yes, yes, ma'am. Okay. You are audible. Students are requesting for moving the slide. I think you are. No. I'm on the second slide. Yes, ma'am. But your PPT is not moving. But I'm not moving the PPT. I have moved my PPT just once. अभी एक ही बार मैंने मूव किया है, इसी पॉइंट से। Ma'am, we can only see the first slide, ma'am. Only the heading of the book. Oh, really? Yes, yes, yes. It is the just topic, showing the topic only. Look, I'm Yes. on this slide. Yes, It would ma'am. be एक better बार if I font keep size, it. ज्योति मैम, हाँ? एक बार फॉन्ट साइज थोड़ा सा इसको इंक्रीज करिए थोड़ा सा। Ma'am, you can do this slide just full mode. Otherwise. अब मैं कर रही हूँ ना, तो वो फ्रॉम द करेंट स्लाइड। ओके, अब ठीक है? हाँ, इट इज लिटिल बेटर। ओके मैम, yes, you can go with Is your it okay? PPT and explain. Yes, ma'am. Okay. Okay, then is child abuse. We all know what child abuse is. Child abuse घर में भी हो सकता है, कोई नेबर्स भी कर सकते हैं, कोई फ्रेंड्स भी कर सकते हैं, बच्चे भी बच्चों का चाइल्ड अब्यूज कर लेते हैं। कई बार अननोन लोग होते हैं, कई बार घर के ही लोग होते हैं जो कि चाइल्ड अब्यूज कर रहे होते हैं। ऐसे में इमीडिएट प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, बिकॉज द चाइल्ड डजंट नो दैट ही इज बीइंग अब्यूज्ड, बिकॉज ही हैज़ बीन अब्यूज्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरू से जिस बच्चे का अब्यूज हो रहा हो उसे तो पता ही नहीं लगेगा ना कि क्या चीज़ गलत है और क्या सही है। जब वो बड़ा हो जाएगा, दूसरे बच्चों के साथ में बात करेगा, इस लायक हो जाएगा, समझने लायक, तब उसे समझ में आएगा कि बच्चे कि मेरा तो बचपन में अब्यूज हुआ था। तो एट दैट टाइम इफ वी ऑब्जर्व एनी चाइल्ड बीइंग अब्यूज्ड, देन we need immediate protection and counseling. Then community awareness programs are very important. You know why? Because sometimes not even the parents, they know that the child is being abused. उनके पेरेंट्स भी उनको इसी तरह से मारते थे, इसी तरह से गाली देते थे, इसी तरह से काम करवाते थे और इसी तरह से जिसे कहते हैं ना धिक्कारते थे। तो
इस वजह से जब उन्हें ही नहीं पता, उन्होंने भी वही वाला एनवायरनमेंट देखा है, तो बच्चे का भी वो वही करेंगे. दैट इज वाई कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द चाइल्ड अब्यूज, जिससे उनको पता लगे कि जो वो कर रहे हैं, जो उनके साथ भी हुआ है, वो भी गलत था. देन चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सबको पता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या होता है. यूजुअली बहुत छोटे बच्चों को छुपा करके एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाता है. दे आर ट्रांसपोर्टेड इन डिफरेंट स्टेट्स, दे आर ट्रांसपोर्टेड इन डिफरेंट कंट्रीज, कभी कभी अडॉप्शन के लिए, कई बार बेच दिया जाता है. तो ऐसे में लीगल एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी होता है, और जिससे कि एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम सभी बच्चों पे की सेफ्टी मेजर्स बना सकें, और इन बच्चों को एक जगह ले जाकर रिहैबिलिटेशन करना या रीइंटीग्रेशन प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि जो बच्चा ट्रैफिक हो जाता है ना, अब वो चाहे सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए हो, वो चाहे काम के लिए, लेबर के लिए हो, तो इतने खराब एनवायरनमेंट को फेस करके आया होता है कि उसका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाता है. वो एक तो एंटी सोशल एलिमेंट बन सकता है, या फिर उसमें सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन आ सकते हैं, या फिर एबनॉर्मलिटी किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल बिहेवियर में हो सकती है. तो इन बच्चों को रिहैबिलिटेट करना, एक लविंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, फिर से रीइंटीग्रेट करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. अब इसी कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो स्ट्रीट चिल्ड्रन भी आते हैं. आपने सबने स्ट्रीट चिल्ड्रन देखे होंगे. सड़क पे जब हम निकलते हैं तो ये स्ट्रीट चिल्ड्रन जो होते हैं, ये इधर उधर घूमते हुए नजर आ जाएंगे. आप उनसे घर का पूछोगे तो बताएंगे कि वो तो कब से चल रहे हैं. Okay, yesterday when I was driving, I met a family on the road, and this family said that many times they go towards south. पैदल चलते चले जाते हैं ये लोग. हाँ, और ये इनके पास में रहने को घर नहीं होता, इनके पास में सोने के लिए रात को कोई जगह नहीं होती, कोई शेल्टर नहीं होता. तो हैबिचुअल तो हो जाते हैं, बट दिस इज नॉट राइट वे टू लिव. तो इन बच्चों को तो एक जीने का सही तरीका पता ही नहीं होता, कि इन्हें लगता है कि बस इसी तरह से ही जिया जाता है. तो इनको एक शेल्टर, रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, इनको अपने ही लोगों के साथ में रीयूनाइट करवाना, वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, कुछ सिखाना ताकि ये कुछ काम कर सकें और ऑनर के साथ में कुछ कमा सकें, बेगरी में ना जाएं, सेक्सुअल एक्टिविटी में ना जाएं, प्रोस्टिट्यूशन में ना जाएं. तो ये बहुत ज़रूरी होता है. अदरवाइज स्ट्रीट चिल्ड्रन बहुत तरह के ट्रॉमास फेस करते हैं. वो ट्रॉमा फूड रिलेटेड हो सकता है, वो अब्यूज़ रिलेटेड हो सकता है. सोसाइटी भी तो स्ट्रीट के बच्चों को ठीक मतलब पॉजिटिव वे में नहीं देखती है. हमें भी रास्ते में कोई बच्चा दिखाई दे जाता है तो हम एक पैकेट बिस्किट का पकड़ा के अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म समझते हैं. बट वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दीज चिल्ड्रन बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ नेशन, you know. They are somehow going to join the workforce of India. Okay, so we need to train them. We need to provide them vocational opportunities. नेक्स्ट कैटेगरी के बच्चे आते हैं ऑर्फन्स, अबैंडन्ड एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन. ऑर्फन जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, अबैंडन्ड जिनके माता पिता छोड़ के चले जाते हैं, और डेस्टिट्यूट जिनका कोई होता ही नहीं है. तो इनको भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है कि इनको फॉस्टर केयर में डाल सकें, इनको फॉस्टर फैमिलीज प्रोवाइड कर सकें जो कि इनके इंटरेस्ट के लिए कुछ काम कर सकें, है ना. और वही मेन है कि एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, एक अच्छा सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें, और केयर प्रोवाइड कर सकें, लव एंड अफेक्शन प्रोवाइड कर सकें. आपने बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ के बारे में सुना होगा जो कि इंडिया में हैं. वो इन बच्चों को फॉस्टर फैमिलीज़ प्रोवाइड करती हैं, और वो मदर्स इनके साथ में ही रहती हैं, और वो पूरी तरह से पूरे लाइफ इन्हीं के लिए डिवोटेड होती हैं. तो इस तरह की चीज़ें बढ़नी चाहिए ताकि
इनको केयर एंड प्रोटेक्शन मिल सके. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. Is it visible? Yes, ma'am. Okay. So next are the children with disabilities. सबको पता है disabilities क्या होती हैं, उनके challenges क्या होते हैं, उनको education normal school में नहीं मिलती है, उनके लिए special schools होते हैं कई बार, उनके लिए health care facilities schools में भी provide की जाती हैं. इसके अलावा उनको society में उस तरह का status नहीं मिल पाता है जो कि normal बच्चों को मिलता है. तो एक टेलर्ड सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना बिल्कुल उसी तरह की जिस तरह से नॉर्मल बच्चों को मिलता है, और उनके लिए एक इक्विटेबल सोसाइटी डेवलप करना जहाँ पे उनके राइट्स और दूसरे बच्चों के राइट्स बराबर हों. उन्हें ऐसा ना लगे कि हम कहीं डिफरेंट हैं. इवन अगर वो डिफरेंट भी हैं तो वो उसे खुद एक्सेप्ट कर सकें, उनकी फैमिलीज एक्सेप्ट कर सके, सोसाइटी एक्सेप्ट कर सके. अब देखो कोई डिसेबल्ड बच्चा फैमिली में आ जाता है तो माँ बाप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं होते हैं. वही मानते ही नहीं है कि उनके बच्चे में इस तरह का इशू हो सकता है. बहुत लंबा टाइम तो वो इसी में निकाल देते हैं कि वो एक्सेप्टेंस लेवल आ सके. मैं काफ़ी टाइम तक एक ऐसे NGO के साथ में जुड़ी रही जहाँ पे इस तरह के पेरेंट्स को कन्विंस करना इतना डिफ़िकल्ट हो जाता था क्योंकि वो असेसमेंट ही नहीं कराना चाहते थे. क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि बच्चा जो है बदमाशी कर रहा है या बच्चा जो है वो किसी तरह से ठीक हो जाएगा, पूरी तरह ठीक हो जाएगा. तो दे ऑलवेज वर फोकसिंग ऑन ट्रीटिंग द चाइल्ड कंप्लीटली, जबकि जो कई चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं. ओके, तो इन बच्चों के साथ में भी सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है. देन आर द चिल्ड्रन विद HIV AIDS. बहुत सारा स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन HIV AIDS जिनको होता है उन लोगों के साथ में होता है. वो खुल के बता नहीं सकते हैं कि हमें HIV AIDS है. ओके, वो सोसाइटी में मूव करते हैं तो अगर लोगों को पता है तो लोग उनसे दूर दूर भागते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं. दे नेवर डिस्क्लोज दैट दे हैव HIV AIDS. तो ऐसे में उनका अडल्ट्स का भी मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है, इमोशनल वेलबींग उनकी अच्छी नहीं रहती है. तो जब उनके बच्चे अगर हैं और उन्हें HIV AIDS है और बचपन से है किसी भी रीज़न की वजह से, तो ऐसे में वो स्टिग्मा जब बचपन से फेस किया जाएगा तो उस बच्चे की मेंटल स्टेटस क्या होगा आप खुद सोचिए. So providing them the therapies, providing them the supportive environment and providing them proper health care facilities is very important. इसके अलावा if they are not allowed in the normal schools, then we need to provide them the proper education. We need to provide community awareness so that society knows that it is not a communicable disease. Okay, HIV AIDS जो है टच करने से नहीं फैलता है, तो ऐसे बच्चों को सोसाइटी में मिक्सअप होने से क्यों रोका जाता है, तो ये अवेयरनेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी. ओके, देन देयर आर चिल्ड्रन विद सब्सटेंस अब्यूज. इसमें देखो कि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि एंगेज हो जाते हैं कई तरह के ड्रग्स लेने में. आपने सुना होगा कि इन्हें पहले तो इंटाइज करके और फिर इनकी लत लगाई जाती है एंड देन दे आर आस्क्ड टू अर्न फॉर देयर ओनर्स एक्चुअली, जो कि उनसे प्रोस्टिट्यूशन भी करवाते हैं, जो इनकी ट्रैफिकिंग भी करते हैं. तो इनकी रिकवरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनका रिहैबिलिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. जितना जल्दी हम इन पे हैमर करेंगे, अर्ली इंटरवेंशन करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स चलाएंगे, उतना ही जल्दी इनका जो है सोसाइटी में मिक्सअप होना और नॉर्मलाइज होना होगा. अदरवाइज ये बहुत आने वाले समय में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनने वाला है. Then we have the children with conflicts and disasters.
कई तरह के डिजास्टर्स बच्चों की लाइफ में आते हैं जिसकी वजह से वो ट्रॉमा, डिस्प्लेसमेंट, लॉस हो जाता है। कई बार आपदाएं आ जाती हैं, नेचुरल कैलामिटीज आ जाती हैं जिसकी वजह से बच्चे पेरेंट्स से बिछड़ जाते हैं, उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, उनके रिलेटिव्स नहीं रहते हैं। तो ऐसे में इनका प्रोटेक्शन, इन्हें शेल्टर प्रोवाइड करना, एक साइकोसोशल सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड efforts to unite them with the normal community is very important, and education is important everywhere. देन आर द माल नरिश्ड चिल्ड्रेन, जिन्हें खाना या तो ठीक से नहीं मिलता है और या फिर उन्हें नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं एंड दे मे हैव द इम्पैक्ट ऑन फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उनका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी भी पुअर हो सकता है। तो ऐसे बच्चों को भी टाइमली मोटिवेट करके या उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करके उन्हें प्रॉपर इंटरवेंशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। और ज़्यादातर ये पॉवर्टी की वजह से होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दे डू नॉट हैव द क्वालिटी फूड। We are talking about quality food. Sometimes 2 meals are not available for these children. They need to remain hungry once a day. ओके, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट तो है ही नहीं, किसी तरह से लंच मिला, डिनर भूखे ही सोना पड़ेगा। तो ऐसे में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग एफर्ट्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन through schools and through community programs to all these children. Is this slide visible? Hello? हाँ, यस मैम। ओके, तो अब हम चलते हैं और कुछ मैल प्रैक्टिसेस पे। वट एवर आई एम टीचिंग हियर इज according to your syllabus only. Okay, all these points have been covered from your syllabus. Okay, ये as it is आपका syllabus है, इसीलिए मैं ऐसे ही सीधे आगे बढ़ रही हूँ because we need to complete the course also. तो चाइल्ड मैरिज की अगर हम बात करें तो बिलो 18 जब किसी बच्चे की शादी कर दी जाती है उसे हम चाइल्ड मैरिज कहते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सही नहीं है, पुलिस के अकॉर्डिंग सही नहीं है, और हमारे जो कम्युनिटी में समझदार लोग हैं, जो स्कूल्स हैं, सबके अकॉर्डिंग सही नहीं है। फिर क्यों शादी हो जाती है? चुपके चुपके शादी हो जाती है। बहुत सारे रीजंस हैं। मे बी they want the girl child, they want to get rid of the girl child, इसलिए उसकी जल्दी से शादी कर दो। ओके, एक परंपरा है इसीलिए उसकी जल्दी शादी कर दो। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं उनके राइट्स पे जिसे कहते हैं ना प्रहार करती हैं। दे अफेक्ट द राइट्स। कौन से राइट्स? राइट टू एजुकेशन। अब वो पढ़ नहीं पाएगा बच्चा, उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, वो सोशल अपने बच्चों की तरह से नहीं हो जाएगा। वो बच्चा आपने अचानक से बड़ा कर दिया, 12 साल की लड़की थी, उसकी शादी कर दी, अब उसको बहू की तरह बिहेव करना पड़ेगा। शी नीड्स टू कुक, शी नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल, सो ऑल हर राइट्स आर स्नैच्ड। उसका वेलबींग ठीक नहीं रहेगा, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज जो होता है इसके लीगल कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो अगर पेरेंट्स पकड़े गए और वो जेल हो गया और कोई प्रॉब्लम्स हो गई, तब भी उस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? तब भी क्या कम्युनिटी उसकी देखभाल कर लेगा? तो जब आप सोचते हैं एक चाइल्ड मैरिज के बारे में तो वहीं से गलत की शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये यूजुअली होता है पॉवर्टी की वजह से। ओके, या फिर अगर हम एजुकेशन को प्रमोट करें या फिर हमें गर्ल्स को एम्पावर करने की टेक्निक्स पता हो तो हम चाइल्ड मैरिज को अवॉइड कर सकते हैं। और बहुत सारी बच्चियां स्पेशली जो कि 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में माँ बन जाती हैं, जो कि खुद ही बच्ची होती हैं, तो हम उसे रोक सकते हैं। Okay, from where this idea of child rights emerged?
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स जो है, इसने अडॉप्ट किया था कि सभी बच्चों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, और कौन से राइट्स मिलने चाहिए वो भी सेट किया था, जैसे उनके कुछ सिविक राइट्स होने चाहिए, कुछ इकोनॉमिक राइट्स होने चाहिए, कुछ सोशल राइट्स होने चाहिए, कुछ कल्चरल होने चाहिए, जो कि उनके बेस्ट इंटरेस्ट में हो। इसके अलावा राइट्स इंक्लूडेड इन द कन्वेंशन, बहुत सारे यूएनसीआरसी के अगर आप पढ़ोगे तो उसमें राइट ऑफ लाइफ है कि बच्चे को जीने का अधिकार है, सर्वाइवल का अधिकार है, उसे डेवलपमेंट का अधिकार है, वायलेंस से प्रोटेक्शन का अधिकार है, द चाइल्ड हैज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, द चाइल्ड हैज शुड हैव द एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो ये सारी फैसिलिटीज उसको मिलनी चाहिए, और ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करें, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको प्रोवाइड करें, इवन सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जहाँ पर भी हम एक बच्चे को देखते हैं और कहते हैं कि अरे इस बच्चे के साथ में ऐसा हो गया, लेकिन आगे कुछ नहीं करते हैं, तो वी आर द वन हु आर स्नैचिंग द राइट्स ऑफ दैट चाइल्ड, नॉट हिज पेरेंट्स, बिकॉज वी सॉ इट एंड वी इग्नोर्ड इट। तो इसीलिए जो डिसीजन मेकिंग है वो प्रोटेक्शन के लिए, डिस्क्रिमिनेशन के लिए सबकी तरफ से होना चाहिए, सबका उतना ही कर्तव्य है इसे दूर करने का। ओके, एंड देर आर अदर इंटरनेशनल एक्शंस दैट realize children's rights, like Millennium Development Goals in 2000. It included targets related to child health and education and gender equality. Boys and girls का सेम राइट है। ओके, चाइल्ड मोर्टैलिटी को कम करना है एंड प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देना है, वुमेन एम्पावरमेंट करना है। अब वुमेन एम्पावरमेंट करने से क्या होगा? शी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड, शी विल बी एबल टू fight with the society that she is going to give birth to the female child. That is why women empowerment is very important. Then we have the Sustainable Development Goals of 2015, in which there was agenda set for the child rights and for the benefit of child. Is this visible? Yes, ma'am. Okay, so inclusivity or equitability or quality education और health, poverty, gender equality, ये भी SDG ने शुरू किए और उन पे ज़्यादा फोकस किया। Then came the World Declaration of Education for All, जो मिशन था ये, जो कि 1990 में था, 90 में स्टार्ट हुआ, और ये डिक्लेरेशन ने एम्फेसाइज किया कि बेसिक एजुकेशन के अलावा लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में होनी चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू चिल्ड्रन, इट इज़ रिलेटेड टू एवरीवन। यू कैनॉट हैम्पर द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द फीमेल्स इन योर होम। आपके घर में चाहे लड़की है, चाहे बहू है, चाहे बेटी है, किसी का भी अधिकार, चाहे बेटा है, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे डिसेबल्ड है, उसका लर्निंग का अधिकार आप नहीं छीन सकते। एंड वी नीड टू वर्क ऑन द ह्यूमन राइट्स, वी नीड टू वर्क ऑन पीस। पीस का अधिकार भी सबका है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पीस ऑन द बॉर्डर, वी आर टॉकिंग अबाउट द पीस इन द फैमिली ऑल्सो। आपको खुद को पता है कि जब फैमिली में पीस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है रिलेशनशिप में, तो वो कितना ज़्यादा इफेक्ट डालती है। वी नीड टू वर्क ऑन डेमोक्रेसी। ओके, वी आर डेमोक्रेटिक, बट इन द फैमिलीज वी आर नॉट डेमोक्रेटिक समटाइम्स। हम एक्सप्रेस नहीं करने देते, हम उसे राइट डिसीजन अपने आप लेने नहीं देते। सो वी आर स्नैचिंग द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ अ पर्सन। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि आज तो हमने राइट दिया, कल हमने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया, और अगर कोई राइट्स छीन रहा है तो कोई बात नहीं, पुलिस कुछ नहीं करेगी। वी कैनॉट डू लाइक दैट। Then we had the Dakar framework for action that was of 2000.
जिसने एजुकेशन फॉर ऑल स्टार्ट किया, जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन, दैट एजुकेशन इज फॉर बोथ, और इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनरशिप्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन वॉज स्टार्टेड. And that is how the even the government schools and the private schools, they started developing. Then we had the World Conference on Early Childhood Care and Education that focused on holistic development. Now it was not talking about cognitive development or any other development. We were talking about the holistic development. Okay, then the policies and investment in the early childhood program started, and all the pre-primary schools were given importance and were developed. नर्चरिंग केयर फ्रेमवर्क आया, और इसमें ग्लोबल हेल्थ डेवलपमेंट करने के लिए होलिस्टिक अप्रोच की बात हुई, एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड अर्ली लर्निंग की बात हुई. ओके, सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द डेवलपमेंट. Then there were many types of early childhood years policies and services provisions. That is, we had the provisions of early childhood years for, and we started the preschools, daycare centers, health clinics, parental education programs, और न्यूट्रिशन हेल्थ सब के लिए स्टार्ट हुआ. एनईपी का तो आपको पता ही है, एनईपी जब आया है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं और एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच स्टार्ट हुई है. जैसे जापान में, चाइना में एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच है, इसी तरह से इंडिया में भी अब उसी तरह से स्टार्ट होने लगा है. ओके, द अर्ली चाइल्डहुड सर्विस प्रोविजन इंडिया में स्टार्ट है, एंड वी हैव स्टार्टेड विद द health and social welfare work, and Anganwadi centers have started the mini schools and healthcare facilities around the communities for the whole soul development of the children, for the children have started, and all these provisions are for the children who are in the tender age. Okay, so here we have started working at the grassroots level now. We are working at the very basic level now. I have changed the slide. Is it visible? Yes, ma'am. Okay. Now I know this. Ma'am? Yes. मैम स्लाइड का साइज प्लीज डिक्रीज कीजिए, फुल टेक्स्ट विजिबल नहीं हो रहा है. स्लाइड का साइज डिक्रीज करूं, कैसे करूं? फुल टेक्स्ट विजिबल नहीं हो रहा है. ओके, क्या इसको ऐसे रहने दूं? हाँ मैम, ज्योति मैम, जो हाँ परसेंटेज दिया हुआ है ना, थोड़ा सा आप देखेंगे जहाँ पर फुल स्लाइड मोड और ये 80% जो लिखा हुआ है ना, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके देखिए. नहीं, अब ठीक है क्या? नो मैम, थोड़ा सा और इनके 70% रखिए मैम. अच्छा, मैंने तो 60% कर रखा है. हाँ, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करिए 70% के Yes, आसपास. ma'am. Yes, 70%, 70%. ठीक है. नो सर, स्टिल Slides are made in vertical, and हमारे को जो PPT होती है वो horizontal होती है, that's why वो कट हो रहा है. मैम बता रहे हैं, we can listen to that. हाँ, yes मैम, प्लीज कंटिन्यू. Okay. Is it visible? Point number 5. Okay. नो मैम, हाँ, yes मैम, yes. ओके, तो अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, दैट इज सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क, जिसमें हमें उसके सर्वाइवल के लिए जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं, जो भी एक्ट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है. इसके अलावा डेवलपमेंटल, जिसमें स्पेशली कॉग्निटिव स्टिमुलेशन आता है. एक बच्चा पेरेंट्स के पास में बैठा है, बट पेरेंट्स आर नॉट इंटरैक्टिंग, दे आर बिजी विद देयर मोबाइल. This is not providing stimulation to the baby, you know. So what we need to understand is that we need to constantly
talk with the child, make him understand, give him the vocabulary, provide him with the creativity. तो ये सारा stimulation provide करना हमारी responsibility है. Then child rights and equity framework, in which we work on all the policies that are required for the socio-economic security of the child. Okay, we need to provide the essential services to the child. Then is a core values and sustainable development framework, in which we provide legal equality, justice, sustainability, and we need to provide this in a sustainable way that makes their development also sustainable. Because अगर आप रोक दोगे किसी पॉलिसी को लगा के बस केवल ऑन पेपर कर दोगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है. फिर इकोनॉमिक रिटर्न्स फ्रेमवर्क, जिसमें कि हम एजुकेशनल आउटकम के बारे में सोचें. इसीलिए एनईपी जो है आजकल एजुकेशनल आउटकम की बात करता है कि ये कोर्स पढ़ाने से क्या होगा, क्या आउटकम आएगा. ओके, क्या उसकी वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्या उसकी दूसरी कॉस्ट जो है रिड्यूस होंगी, क्या वो बच्चा जो है आगे जाके अर्न करने लायक होगा. तो हमें जो कुछ भी उसे प्रोवाइड करना है वो इस तरह से प्रोवाइड करना है जो उसके आने वाले समय में बेनिफिशियल हो सके. Then changing socio-demographic profile, that is we need to change the dynamics of the family, make it more dynamic and holistic towards the development for the child. और ये जो इंक्रीज अर्बनाइजेशन की वजह से भी अब प्रॉब्लम आने वाला है, उस पर भी अब कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. अब देखो गांव के लोग जो हैं निकलते हैं, शहर की तरफ आते हैं और यहाँ पे आके उन्हें एडजस्ट करने में 15 साल के करीब लग जाते हैं. इस बीच अगर कोई बेबी की बर्थ हुई है तो वो बच्चा कितनी सारी तकलीफ़ों से निकलेगा, उसका पूरा फ्यूचर, उसका पूरा डेवलपमेंट हैम्पर हो जाएगा. तो हमें इस तरह भी डेवलप करना है और जो टेलर करना है सोशो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स और नीड्स को. जैसे हमने किया कि रूरल एरियाज में बच्चे कंप्यूटर पढ़ने के लिए गांव से शहर आते थे, तो हमने ट्रेनिंग सेंटर्स वहीं स्टार्ट कर दिए, वाईफाई वहीं स्टार्ट कर दिया. तो उनकी क्या ज़रूरत है, अब वो क्या सीखना चाहते हैं, वो क्यों शहर की तरफ आ रहे हैं, इसके लिए हमें प्लान करना है और वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है. I've changed the slide. Is it visible? No, ma'am, it is blank. Okay. Blank page. Okay. हाँ, yes, ma'am. 3.3 provision for child rights in the Indian Right. Constitution. Yes, it is visible, ma'am. Okay. ओके, तो इंडिपेंडेंस के पहले जो इनिशिएटिव्स थे ना, वो ये थे कि हम बच्चों को किसी भी तरह से लिटरेट बना दें, कि वो उन्हें लिखना पढ़ना आ जाए, और हम उसी पे काम करते थे. हम डिक्शनरीज उन्हें रटा देते थे, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं आज नहीं चलेंगी. वी नीड टू प्रोवाइड देम द स्किल्स. जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इनिशिएटिव्स थे वो डिफरेंट थे, लेकिन आज जो इनिशिएटिव्स हैं आर टोटली डिफरेंट. वी नीड टू मेक देम हैप्पी ऑल्सो. ओके, वो जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हमने देख लिया कि बच्चे बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी डेजिग्नेशंस ले लेते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, ये अडल्ट्स हो जाते हैं. उसके बाद में क्या कहते हैं फाइनली, वी आर नॉट हैप्पी, वी आर क्विटिंग दिस जॉब. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व मेनी पीपल कमिटिंग सुसाइड्स. ओके, तो ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे हैप्पीनेस रेशियो जो है उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम वाकई में इन्हें इक्वालिटी और एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं.
इक्वालिटी यानी चाहे वो गर्ल एंड बॉय की हो, चाहे डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की हो, किसी भी रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट न करें। दूसरी चीज़, एजुकेशन एग्जैक्टली क्या उनको मिल रहा है, और 6 to 14 years हम कहते तो हैं कि हम इन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट पर्सनली आई हैव विजिटेड many schools, and the child who is 10 years old is not able to understand a single letter. तो वो मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा चीज़ें क्योंकि वो दुकान पे काम कर रहा है, बट हम अगर उसे लिटरेट बनाना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इज द पैटर्न रॉन्ग? इज द सिस्टम रॉन्ग? या फिर ये है कि हम एजुकेशन को बच्चों तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं? Okay, so we need to work on that also. So Article 21A guarantees the rights of children for age 6 to 14, that is free education to all the children. Okay, then comes the directive principles. सबने पढ़ा होगा directive principles. Article 39 कहता है कि exploitation किसी भी तरह का और मॉरल एंड मटेरियल अबैंडनमेंट बहुत गलत चीज़ है और ये कभी भी नहीं करना चाहिए। तो अगर स्कूल्स में हो रहा है, सोसाइटी में हो रहा है, तो ये गलत है। अर्ली चाइल्डहुड पूरी तरह से ह्यूमेन कंडीशंस में और मदर को रिलीफ देते हुए सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। वी कैन नॉट मेक द मदर्स सफर बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग facilities to the mothers. Okay, so below 6 years holistic development is very important. That is, directive principles and constitutional principles, they all support the holistic child development, and they work on the implicit rights, that is welfare of the child and welfare activities for the child, especially below 6 years. सबसे ज़्यादा मृत्यु जो है 6 साल के पहले, 5 साल से पहले बच्चों की होती है, स्पेशली फीमेल्स की। क्यों होती है? या तो इन्फेंटिसाइड है, या फिर ये है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं, या फिर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। Why? Because the parents either are not facilitated or they are careless. Why are they careless? Because they are busy with their own work, because they are busy in their job. ओके, जैसे रोड की साइड पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो उसके बच्चे के एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ऐसे में वहाँ पे बच्चे का राइट जो है आप छीन रहे हो ना, कि आपने उसे साइड में रख दिया, लोहे की चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनके बीच में काम कर रहा है और वो उसके चुभ भी सकती हैं, उसे सेप्सिस भी हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, वो रोड पे जाके उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। Is it visible? Hello? हाँ, yes ma'am. Okay, so now we talk about the legislation for the protection of child rights. That is, birth and death दोनों का सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, किस बच्चे की जन्म हुआ, किसकी मृत्यु हुई, क्यों? क्योंकि किसी भी तरह की मैल प्रैक्टिसेस न स्टार्ट हों। तो ऐसे में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर स्कूल में रजिस्ट्रेशन और हर क्लास में उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसका 10th में जाकर के डेट ऑफ बर्थ और मदर और फादर का नाम बताना, और कॉलेज में उसी चीज़ को यूज़ में लेना। ओके, ये इसीलिए है ताकि उसकी सेफ्टी भी हो। कैसे सेफ्टी? कि कोई भी मैल प्रैक्टिस उस बच्चे के साथ में न हो। अकॉर्डिंग टू Indian Penal Code 1860, the child protection measures include the offenses against children. किसी भी तरह की मार पिटाई करना, गाली गलौज करना, गलत एनवायरनमेंट उसे प्रोवाइड करना, उसे उठा के ले जाना, उसके साथ में क्रूएलिटी दिखाना और सेक्स ऑफेंसेस करना, ये सभी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और
एक्सप्लॉयटेशन करने से, अब्यूज करने से उसे प्रोहिबिट करता है सोसाइटी को। ओके, इसके अलावा डेटरेंस है, जो कि जिसने ये किया है उनके लिए पेनल्टी है, उनके लिए पनिशमेंट्स हैं, जो कि उन्हें बहुत ही जिसे कहते हैं हाई लेवल पे फोकस करके इन पेनल्टीज को लगाया जाता है, जिससे कि दूसरे लोग इससे सबक सीखें। देन द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 2015, इसमें पूरी तरह से ये सारी चीजें जो अभी मैंने बताई थी, चाहे वो रिहेबिलिटेशन है, तो उसके अलावा रिस्टोरेटिव जस्टिस, कि अगर किसी बच्चे को कोई गलत निर्णय लिया गया था, चाहे पेरेंट्स के अगेंस्ट चाहे बच्चे के अगेंस्ट, तो उसको रिस्टोरेटिव जस्टिस भी मिलना चाहिए। हाँ, और जुवेनाइल ऑफेंडर्स के अगेंस्ट जो है कोई पेनल्टी जरूर होनी चाहिए। देन the things have to be right based, that they have the unique needs, they have the juvenile justice boards and child welfare committees, because they need child friendly treatment in the courts also। तो राइट्स जो है वो बेस्ड है जस्टिस सिस्टम पे, लेकिन पूरी तरह से ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए और चाइल्ड फ्रेंडली होते हुए। इसीलिए जो 16 साल से 18 साल से कम उम्र के बच्चे बाय चांस क्राइम कर देते हैं या उनसे हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को उन जेल्स में नहीं रखा जाता है, उन बच्चों को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। फिर इसका मतलब जितने भी नीचे यहाँ पर बर्थ एंड डेथ एक्ट है, पीनल कोड है, जुवेनाइल जस्टिस है, ये सभी कुछ टाइमली प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। Is it visible? हाँ, yes ma'am, please Okay. continue, yes। ओके, तो फिर अब कौन से एक्ट्स हैं जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए होते हैं? तो आपने अडॉप्शन सुना होगा। कई बार होता है मदर्स दे डू नॉट वांट द बेबी और दे गिव अवे द बेबी फॉर अडॉप्शन और दे लीव द बेबी समवेयर, तो वो सारे अडॉप्शन सेंटर्स पे आ जाते हैं, ऑर्फनेजेस पे आ जाते हैं और वहाँ से अडॉप्शन के लिए दे दिए जाते हैं। तो ऐसे में इन बच्चों का कोई जो चाहे अडॉप्शन के लिए चला जाए उन्हें मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ प्रॉपर लीगल एक्टिविटी, सभी कुछ देखते हुए जो फैमिली उसे अडॉप्ट करना चाह रही है और जो बच्चा क्या उनकी फैमिली में जाने के लायक है, ये सब कुछ देखते हुए एजेंसीज प्रॉपर बच्चे के इंटरेस्ट में उसके राइट्स को देखते हुए और एथिकल अडॉप्शन प्रैक्टिसेस फॉलो करते हुए अडॉप्शन कराती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, एक एग्जांपल नहीं, ऐसे तो मेरे पास 3 एग्जांपल्स है सेम। एक्चुअली क्या होता है कि पेरेंट्स अडॉप्ट जब करते हैं तो बच्चे के साथ में रहने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि मैटरनल इंस्टिंक्ट और पैटर्नल इंस्टिंक्ट डेवलप होते हैं और उनका अपना जो बायोलॉजिकल बेबी है वो भी आ जाता है। तो ऐसे में उन पेरेंट्स को लगता है कि अरे हमने इस बच्चे को बेकार में अडॉप्ट किया, तो वो डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। ओके, आ सकता है, आ जाता है नहीं, आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए प्रॉपर सारे हेल्थ चेकअप, सारे उनका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग सब कुछ करके ही उन्हें अडॉप्शन के लिए दिया जाता है। Then there are laws that protect the children from sexual abuse, जिसमें बच्चों को प्रॉपरली उनकी प्राइवेसी मेंटेन करते हुए उन्हें सेफ एनवायरनमेंट में रखते हुए स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज लगाई जाती हैं इन क्रिमिनल्स पे। ओके, देन चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो कि बच्चों की शादी आप नहीं कर सकते हैं। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, PCPNDT एक्ट आपने सुना होगा कि हर हॉस्पिटल में बाहर लिखा हुआ होता है कि यहाँ पे लिंग की जांच नहीं की जाती है ना, यानी यू कैन नॉट फाइंड आउट वेदर द बेबी इज बॉय और गर्ल।
तो फीटस का सेक्स आप पता नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ज़्यादातर इसलिए किया जाता है कि अगर फीमेल बेबी होगा तो अबॉर्ट करवा लेंगे। और ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए बहुत ही जैसे कहते हैं कि बहुत ही हार्श एक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। वो क्लिनिक्स बंद भी हो सकते हैं, वो डॉक्टर्स की डिग्रीज छीनी भी जा सकती हैं, उन पेरेंट्स को जेल में भी डाला जा सकता है। तो जो लोग जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और सेक्स रेशियो को छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, फिर एक और लॉ है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट। इसमें पूरी तरह से बच्चे पे फोकस करके अगर इवन वो अगर डिसेबिलिटी के साथ में भी है तो उसकी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तक और जितनी भी एक्सेसिबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज हो सकती है उसको प्रोवाइड करी जाती हैं। Okay, then the laws dealing with child labor, if you find a child labor anywhere, you need to report it immediately and proper penalties and actions will be taken. And the children cannot work in any hazardous occupation. किसी टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करना जहाँ पे केमिकल्स का यूज होता है, किसी दवाई की फैक्ट्री में काम करना, किसी फाइबर की फैक्ट्री में काम करना जहाँ के रेशे उड़ते हैं, मेटल की फैक्ट्री में, लेदर की फैक्ट्री में काम करना जो कि उसके लिए हजार्डस हो सकता है, ऐसी जगह पे काम करने से तुरंत से उस इंडस्ट्री पर कार्यवाही हो सकती है। देन मैटरनल बेनिफिट एक्ट 1961 का, जिसमें कि मैटरनिटी और नर्सिंग ब्रेक दिए जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, और मैटरनिटी लीव प्रोवाइड की जाती हैं, इवन पैटर्निटी लीव प्रोवाइड की जाती हैं, और प्रेग्नेंट मदर और नर्सिंग मदर को हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं। देन लॉज रिलेटेड टू चिल्ड्रंस न्यूट्रिशनल नीड, यहाँ पे कई सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो कि उनको मैल न्यूट्रिशन से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी जिसे कहते हैं न्यूट्रिएंट्स रिच ट्रीटमेंट्स एंड रेसिपीज प्रोवाइड की जाती हैं ताकि बच्चों को और मदर को एक हेल्दी फूड मिल सके, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन को। देन राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009, ये मैंने आपको बता दिया था कि एलिमेंट्री एजुकेशन 6 to 14 years, it is free of for all and it is mandatory कि सबको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। Is it visible? Hello? Yes, it's visible. Okay. Then early childhood care and education services in India. यहाँ पे इंडिया में आपको पता है ईसीसी पे बहुत काम हो रहा है, आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं और यहाँ पे उनको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, टॉयज भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और जिसे कहते हैं फॉस्टर केयर भी एक तरह से मिलती है, और मेडिसिन्स, सीजनल डिजीजेस के टाइम पे मदर्स को भी न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना, ये सब कुछ यहाँ पे होता है। देन क्वालिटी ऑफ ईसीसी सर्विस प्रोविजन अक्रॉस सेक्टर्स, ये मेंटेन किया जाता है कि सारी सर्विसेज जो भी हैं उनकी क्वालिटी मेंटेन रहे। इसके लिए राजस्थान में आपको पता है कि पूरा चेक रहता है, ये जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर्स और उनके जो इंचार्जेस होते हैं वो ऑनलाइन रहते हैं और वहाँ से पूरी रिपोर्टिंग करते हैं। हर एक सेंटर की जानकारी उन्हें रोज देनी होती है कि उन्होंने क्या देखा और क्या क्या वहाँ पे प्रोवाइड किया गया। तो ये सारी चीज़ें एक क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए की जाती है। ओके, बट कई सारे अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें कई चैलेंजेस भी हैं
जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है। अब आंगनवाड़ी सेंटर तो प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन उसका साइज जो है वो छोटा है, या बिल्कुल बाहर उसके आके एक रोड है जो कि डेंजरस हो सकती है। तो इस तरह के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या ऐसा हो सकता है कि वो उसका फर्श पक्का नहीं हो या फिर टूटा हो कहीं से। तो ऐसे में बच्चों को प्रॉपर एग्जैक्टली 200% गारंटी तो नहीं दी जा सकती, बट स्टिल प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर जो ईसीसी एजुकेटर्स हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर हम केवल उन्हें मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, हम उन्हें केवल सेंटर प्रोवाइड कर देंगे, उससे काम नहीं चलेगा। दे हैव प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर एवरीथिंग, how they need to teach children, how they need to provide counseling to children and mothers। ये सारी कुछ ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाती है कि किस तरह से उन्हें डील भी करना है। करिकुलम एंड मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है उनके एजुकेशन के लिए, इफेक्टिवनेस के लिए, और प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन भी किया जाता है। बट चैलेंजेस इनमें हैं, इन सब में चैलेंजेस भी हैं। एक्सेस की इनइक्वालिटी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल लोकेशन, बिकॉज ऑफ मेनी अदर थिंग्स, वन आंगनवाड़ी सेंटर और ईसीसी सेंटर हैज lesser facilities as compared to others. Socio-economic factors are there because marginalized communities हैं और इनमें quality of ECC on the basis of what government is providing cannot be very sufficient. तो प्राइवेट सेक्टर का इनमें एंटर होना बहुत ज़रूरी है। तो पॉलिसी रिकमेंडेशंस में है कि ईसीसी सर्विसेज और ज़्यादा प्रोवाइड होनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। Is it okay? Yes, ma'am. It's okay. Okay. So there are so many benefits of ECC program. You see that there is holistic। अगर एक ECC प्रोग्राम चालू करते हैं ना, चाहे वो स्कूल है चाहे वो आंगनवाड़ी सेंटर है, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों को मिलता है वहाँ पे। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल सभी तरह के डेवलपमेंट्स के लिए एक्टिविटीज होती हैं। बच्चा स्कूल में जाने के लिए रेडी होता है तो रेडीनेस प्रोग्राम उन्हें मिलता है बिकॉज द चाइल्ड नीड्स टू बी विद अदर चिल्ड्रेन, ही नीड्स टू इंटरैक्ट विद अडल्ट्स। अगर रोड के साइड में बच्चे को छोड़ दोगे तो इतना कुछ नहीं सीख पाएगा, बट ईसीसी सेंटर में वो फॉर्मल एजुकेशन के लिए रेडी हो जाता है। He develops cognitive skills because toys are provided, instructions are provided, activities are provided। उसका socialization होता है, उसकी interpersonal skills बढ़ती हैं, वो दूसरे बच्चों के साथ जब रहता है तो टीम वर्क करना सीखता है। and he develops emotional intelligence that he is able to understand the emotions of others, the positive emotions, the negative emotions। आपने कभी कभी रोड पे बच्चों को देखा होगा, आप उन्हें डांट देते हो ना तो वो न रोते हैं न चिढ़ते हैं, कुछ नहीं, दे आर ब्लैंक। और उनके पेरेंट्स भी ब्लैंक ही देखते हैं, वो ये नहीं कहते कि हमारे बच्चे को आपने क्यों डांटा, बिकॉज दे डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ द राइट्स। So here, when he is with the adults and the ECC center, he develops emotional intelligence। तो उन्हें समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा इमोशन सही है कौन सा गलत है। Inclusive learning होती है, that is he has diverse needs, all children have diverse needs, but through one activity in different manner inclusivity need is met। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, अब बाउंड हो जाते हैं पेरेंट्स आके अपने बच्चे को ले जाने के लिए। जब वो आते हैं तो उनसे कई चीज़ें पूछी जाती हैं,
चाहे वो उनके खाने के बारे में हो, चाहे वो कपड़े के बारे में हो, चाहे वो नाक साफ करने के बारे में हो, चाहे वो उनके गंदे कपड़ों के बारे में हो। तो द पेरेंट्स अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। ओके, तो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये धीरे धीरे बढ़ता है। There are global initiatives to promote ECC, जैसे यूनेस्को कहता है कि इन्वेस्ट करो, एक्सेस करो, ECC प्रोग्राम्स नए नए लेकर आओ, उसी से ही नेशन का डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे ही हमारे आने वाले फ्यूचर हैं। Okay, then we have the SDGs, that is Sustainable Development Goals for ECC, कि हम इक्विटेबल एजुकेशन सबके लिए लेकर आएंगे, हम जेंडर डिस्क्रिपेंसी नहीं करेंगे। ये सारे सस्टेनेबल गोल्स हैं जो कि इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है, वो पॉलिसीज लाता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, फंड्स प्रोवाइड करता है। डेवलपिंग कंट्रीज में इतने सारे फंड्स जो हैं वर्ल्ड बैंक से आते हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी सीजनल डिजीजेस के लिए। वॉश प्रोग्राम यूनिसेफ का कितना है, सैनिटरी नैपकिन्स वाला प्रोग्राम, ये सभी कुछ जो हैं इन्हीं माइनर चिल्ड्रन के लिए हैं। देन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो डेवलप्ड है, तो वहाँ पे हेड स्टार्ट प्रोग्राम है जो कि बहुत अच्छे लेवल पे चलता है, और लेकिन सर्विसेज लोअर इकोनॉमिक फैमिलीज को भी प्रोवाइड करता है। फिर स्टेट लेड इनिशिएटिव्स हैं वहाँ पे जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स एज पर द नीड ऑफ चिल्ड्रन चलाते हैं। ओके, यूनाइटेड किंगडम्स में EYFS है जो कि प्ले वेट के थ्रू और इंडिविजुअलाइज डेवलपमेंट प्लान्स के थ्रू कि बच्चे की क्या नीड है, क्या वो लेटर्स सीखने के लायक है या वो सेंटेंस फॉर्मेशन करने लगा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको IEPs प्रोवाइड किए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स जो हैं बच्चे को प्रोवाइड किए जाते हैं। एक ही क्लास में हर बच्चे का प्लान अलग होगा, तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इसके लिए। दे हैव हाई क्वालिटी childhood education centers. Is it visible? Yes, ma'am. Okay. फिर तवारकी करिकुलम है न्यूजीलैंड का, तो इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड कल्चरल रिस्पॉन्सिवनेस की बात होती है, बिकॉज न्यूजीलैंड इज अ कंट्री वेयर the cultural activities are foremost and given quite importance. तो वहाँ पे बच्चों के करिकुलम में कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा और कल्चर की रिस्पॉन्सिवनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्विसेज हैं जो कि फैमिलीज़ को सपोर्ट करती हैं। अगर उन्हें बच्चे को पालने में तकलीफ़ हो रही है, उन्हें बच्चे की वेलबींग नहीं है प्रॉपर, तो ऐसे में ये सर्विसेज इंटरवीन करती हैं इन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑल्सो। इन फ्रांस there is maternal system. In this they emphasize on socialization and foundational skills. हर foundational skill, चाहे वो चम्मच से खाना खाना हो, चावल खाना हो, या फिर लेस बांधना हो, एवरी स्किल इज गिवन इम्पोर्टेंस। अब वो इंडिया में भी है, यहाँ पे भी हम देखेंगे स्कूल्स में ये सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं, लेकिन अगर आप रूरल एरियाज में जाओगे तो बच्चों को ऐसे कोई करिकुलम इस तरह से नहीं बनाया जाता है। बट इन फ्रांस दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। देन दे हैव द यूनिवर्सल एक्सेस सिस्टम जो सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। इन स्विट्जरलैंड दे हैव cantonal system in which Switzerland operates through cantonal system for flexibility and cultural relevance. Flexible programs हैं, बच्चे के अकॉर्डिंग वो उसने कहाँ सीखना छोड़ा,
अब वो क्या सीखना चाहता है, क्या रिपीट होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग उनका करिकुलम प्लान किया जाता है. एंड दे हैव द मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, दैट इज क्योंकि वहाँ पे लिंगुअल डाइवर्सिटी है, तो वहाँ पे हमारे इंडिया में भी है मल्टीलिंगुअल, लाइक इन इंडिया इन schools while teaching in this class also, while teaching I'm teaching in English as well as in Hindi. Okay, but if you go towards south, because I have spent many years in Chennai, and what I observed was that the teachers who were multilingual, they were teaching using 3 languages, that is Hindi, English and Tamil. Okay, so they were using 3 languages so that all the students who were in the class could understand what is being taught. So in Switzerland, they have the multilingual approach, and all the educational policies and are prepared to promote the well-being and lifelong learning of the children and the people also. Is it visible? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In Canada, they have the universal access. That is, all the quality programs are available for all the children, and they have diverse approaches. That is, for one program, they may have the cultural approach also, and they may have the academic approach also, because there are regional differences. Like in India, we have many languages, many castes, many cultures. So this way, in Canada also, they use the multi and diverse approaches. They have the collaborative partnerships between government and educators and community and the societies and sometimes families also. And the families, they go to the schools to provide some information or to teach something. So this way, they have the collaborative partnerships with diverse you say stakeholders. Okay, then Scandinavia, in Denmark, Finland, Norway, Sweden and Nordic countries, they believe in the holistic approach, that is overall child well-being, happiness, social skills. Just like Japan, just like China, they believe in happiness. You must have seen the school curriculum, and कभी YouTube पे देखना कि जापान की क्लासेस कैसी होती हैं, बहुत डिफरेंट होती हैं, बच्चे उसमें एंजॉय करते हैं. अगर आपको पेंटिंग करना है तो आप पूरे दिन पेंटिंग की क्लास में रह सकते हो, तो डिपेंडिंग ऑन बच्चा उस दिन क्या करना चाह रहा है. तो दिस वे दे हैव द होलिस्टिक अप्रोच एज पर द चाइल्ड्स इंटरेस्ट. फिर प्ले बेस्ड लर्निंग है, तो बच्चे अपने आप ही एक्सप्लोर करते हैं और डेवलप करते हैं. वहाँ पे एक जिसे कहते हैं क्रिएटिविटी डेवलप होती है उनकी उस सपोर्टिव इन्वायरमेंट में. पेरेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है. पेरेंट्स जो है ना, वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज करके चलते हैं. इंडिया में इस चीज़ में कमी आती जा रही है. पेरेंट्स का वर्क लाइफ बैलेंस जो है बहुत डिस्टर्ब हो गया है. आपने खुद ने देखा होगा कि कभी कभी आप ऑफिस में होने की वजह से बच्चे की पीटीएम में नहीं जा पाते हैं. ओके, या बच्चों की रिपोर्ट लेने के लिए नहीं जा पाते हैं. आप खुद नहीं पढ़ा पाते हैं, आप ट्यूशन पे भेज देते हैं. दिस वे स्कैंडिनेविया is quite good, and parents, they have this work life balance and they work for the well-being for the children and parents. So government also promotes this. Now in China, they have the quality programs depending on age appropriate and holistic child development activities. उनके एज के अकॉर्डिंग, चॉइस के अकॉर्डिंग कौन सा करिकुलम लगाना है, उनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए. आपने देखा होगा कि चाइनीज़ फैमिलीज़ जो हैं, जापानीज़ फैमिलीज़ जो हैं, वो
वो अपने बच्चे को मोबाइल नहीं देती हैं। ये हम इंडिया में ही कर रहे हैं ऐसा कि एक छोटे से बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं। दे कैन प्रोवाइड पेबल्स, दे विल प्रोवाइड द ब्लॉक्स, वो पत्तियां पकड़ा देंगे, पेंसिल्स पकड़ा देंगे, कुछ भी पकड़ा देंगे, बट दे विल नॉट गिव मोबाइल्स। लेकिन हमने यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है फैमिलीज का। ओके, देन इन बांग्लादेश दे हैव the programs that address the local needs and they involve the communities in this process. गवर्नमेंट जो है वो क्वालिटी अर्ली एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड, एंड रूरल और अंडर सर्व्ड एरियाज में भी पहुंच रही है। इन भूटान दे हैव द इंटीग्रेटेड अप्रोच दैट इज टुवर्ड्स modern educational practices and combining cultural values with it, कि मॉडर्न प्रैक्टिसेस भी प्रोवाइड करनी है और वो कल्चरल अपनी प्रैक्टिसेस को भी नहीं छोड़ना है। तो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। लेट्स सी कि वो मॉडर्निटी में इतने ना चले जाएं जैसे कि और कंट्रीज में होने लगा है। देन ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, they work on this, they believe in happiness and holistic well-being, that whatever the children do they should feel happy, तो उनका करिकुलम उसी तरह से प्लान होता है। in Nepal they have community schools. Is it visible? Yes, ma'am. Okay, in Nepal they have community schools that cater to the needs of various regions. Okay, the way they want, वो जिस तरह की अपब्रिंगिंग चाहते हैं, जिस तरह की डेवलपमेंट चाहते हैं, उसी तरह के स्कूल में उसे भेज देते हैं। पॉलिसी डेवलपमेंट चल रहा है, दे हैव गुड स्कूल्स एंड गुड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, और उसमें इंक्लूसिविटी भी लेकर आ रहे हैं कि डाइवर्स फील्ड्स के, डाइवर्स कैटेगरीज के बच्चे एक साथ में पढ़ सकें। इन पाकिस्तान दे हैव पब्लिक एंड प्राइवेट कोलैबोरेशंस, और वो अपनी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। दे हैव द टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जिससे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके और चाइल्ड फ्रेंडली मेथडोलॉजीज वो ला सके। Okay, so Sri Lanka, it has preschool education program that works on a stronger foundation of formal schooling, कि foundation strong नहीं होगी तो formal schooling भी अच्छी नहीं होगी, तो वो उस पर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है एक्सपेंशन के लिए, और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है सारी कंट्री में फैलने लगी है। देन दे हैव द then we have other developing countries also जो कि innovative approaches भी लेकर आ रहे हैं, जो कि diversity and local needs बच्चों की जो हैं उन पे काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। And many countries they have the NGOs and community इन्वॉल्वमेंट। बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अर्ली चाइल्डहुड इनिशिएटिव्स डेवलप कर रही हैं और एफर्ट्स डाल रही हैं कि वो पर्सनली स्कूल्स में जाकर एक्टिविटीज़ और करिकुलम पे ध्यान दे सके जो स्कूल्स मिस कर रहे हैं। तो NGOs भी अब इस फील्ड में एक्टिव होने लगी हैं, बिकॉज स्पेशली इन इंडिया गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है EC को, तो इसी वजह से जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस फील्ड में बहुत सारी आ गई हैं। Is it visible? Yes, Jyoti ma'am, yes. Okay. Then government organizations working for young children are ICDS in India. आपको पता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की फ्लैगशिप के अंडर चलता है, एंड इट प्रोवाइड्स द होलिस्टिक प्रोग्राम फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट. It provides for the nutrition also, for the health also, and for the extracurricular activities also.
सो ICDS के तहत अब बहुत सारी चीज़ें चलने लगी हैं. देन वी ऑल नो दैट वी हैव नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और हमारे यहाँ राजस्थान में भी RCPCR भी है. NCPCR तो दिल्ली में है, RCPCR भी है, जो कि सारे राइट्स रिजर्व्ड हैं बच्चों के, और कहीं पे बच्चों का राइट अगर छीना जाता है तो प्रोटेक्शन के लिए आप देखो पुलिस फोर्स, NGOs, सोशल वर्कर्स सब एक्टिव हो जाते हैं उनकी वेलबींग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए. एक बच्चा अगर रेलवे स्टेशन पे मिल जाता है ना, तो ये सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस बच्चे को प्रॉपरली प्लेस करने की, रिहैबिलिटेट करने की पूरी कोशिश की जाती है. So the organization that work under MHRD, that is Ministry of Human Resource Development, और समग्र शिक्षा अभियान, ओके, जो कि पूरी तरह से एक क्वालिटी एजुकेशन पर वर्क करता है ताकि बच्चों को पूरा एजुकेशन सिस्टम जो कहते हैं कि फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके. ओके, यहाँ पे ये समग्र शिक्षा अभियान जो है प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है 3 to 6 years को, दैट इज फ्री एजुकेशन in which, hello, then it works on the foundational literacy and numeracy, कि बच्चे को लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए, नंबर्स को पहचानने लगे वो, ओके, जो लॉजिकली एंड हमें अपनी लाइफ में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो ये 3 चीज़ें होती है, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, रीडिंग राइटिंग एंड न्यूमरेसी, ताकि हम चीज़ों को समझ सकें. तो इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है. देन करिकुलम रिन्यूअल, आप देखो हर 3 साल में, 2 साल में करिकुलम जो है वो चेंज होता है. कैसे चेंज होता है? बेटरमेंट आता है. पहले आप देखो स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं था स्कूल्स में, लेकिन अब स्किल बेस्ड एजुकेशन भी आ गया है. वो कोर्स भी इंटीग्रेट करना ज़रूरी है. नए नए प्रोग्राम्स जो कि लर्नर सेंट्रिक होते हैं, कंटेम्प्रेरी हैं, वो उस करिकुलम में डाले जाते हैं. फिर टीचर्स एंड स्कूल लीडरशिप पे काम किया जाता है. टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, उनको लीडरशिप डेवलपमेंट करना और टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, विच इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. And we provide the inclusive education for the children with special needs also in the normal schools. वहीं पर जो एक स्पेशल टीचर होता है जो कि उन्हें अलग से एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है या सपोर्टिव सिस्टम प्रोवाइड करता है. Then we have the digital education, that is for improved टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस. टेक्नोलॉजी एंटर कराई जाती है, आपका कंप्यूटर है, आपका वाईफाई है, यानी आपका पूरा वेब है, आपके एप्स हैं, इन सबको भी करिकुलम में ऐड कर दिया गया है या यूटिलाइज किया जाता है. एंड वी हैव द मॉनिटरिंग एंड इंटरवेंशन प्रोग्राम, जिसमें रेगुलर असेसमेंट होते हैं, मॉनिटरिंग होती है, उनके डेटा कलेक्ट किया जाता है, उस पर एक्ट किया जाता है. अगर कहीं पे भी कुछ मैनिपुलेटेड डेटा होता है तो उस पर भी एक्शन लिया जाता है. ओके, ये सब समग्र शिक्षा अभियान के तहत था. और फिर आती है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस. इनमें बहुत सारी हैं, जो कुछ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. जैसे प्रथम है, ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम करती है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए करती है, कि ताकि इस तरह के करिकुलम मॉडल्स बन सकें जो कि इनोवेटिव भी हों और स्केलेबल भी हों. ओके, स्केलेबल क्यों? ताकि उसका आउटकम एजुकेशन का अच्छा आए और इन फ्यूचर बच्चा स्कूल के लिए रेडी हो, बच्चा लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में केपेबल हो जाए. ओके, तो फिर है CRY, that is Child Rights and You. It focuses on rights of children, addressing education, healthcare and protection. तो कई सारे इन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि इनके तहत काम करते हैं.
वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि इनके तहत काम करते हैं और इन्हें सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं वो इन ऑर्गेनाइजेशंस में और इंस्टीट्यूशंस में भेजे जाते हैं ताकि उन्हें प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोटेक्शन मिल सके। Then we have Save the Children. This is international voluntary organization and this works globally और इंडिया में भी है ये। इसके कई सारे सेंटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और ये बच्चों के सर्वाइवल के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और पार्टिसिपेशन के लिए, ताकि वो बच्चा सब जगह सोसाइटी में दिखाई दे। उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, उनका सोसाइटल इंटरेक्शन भी होता है। ओके, फिर वर्ल्ड विजन इंडिया, ये भी इंडिया में ऑपरेट करता है फॉर द वेलबींग, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो ऐसे में वर्ल्ड विजन न केवल हेल्थ के लिए काम कर रहा है बल्कि ये स्कूल्स में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स भी कर रहा है। ओके, इनके अंडर इन सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके अंडर इंटर्नशिप की जा सकती है। ये कई बार जो है पेड इंटर्नशिप भी होती हैं। तो अगर आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो आप लोग भी इन इंटर्नशिप्स में एंटर कर जाना। ओके, जिससे कि ये जो कोर्स आप अभी कर रहे हो ये एक स्टेप आपको और लेकर जाएगा अगर आप इन जगहों पर इंटर्नशिप कर लोगे। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने ये कोर्स किया है तो आप एक स्कूल के टीचर ही बनोगे, प्राइमरी स्कूल के। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट बिग ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। ओके, वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। ओके, और यूएन एजेंसीज हैं जैसे कि यूनिसेफ है, सबको पता है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और ये न केवल हेल्थ एजुकेशन के लिए बल्कि उनके इमरजेंसी एंड प्रोटेक्शन के लिए, कहीं पे डिजास्टर आ जाता है यूनिसेफ तुरंत पहुंच जाता है वहाँ के बच्चों को शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। जब भी कोई ट्रैफिकिंग का केस आता है वो अपने आप ही यूनिसेफ का केस बन जाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि सभी बच्चों के हेल्थ के बेनिफिट के लिए, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, बच्चों के बेनिफिट के लिए काम करता है। ओके, तो ये पॉलिसीज़ बनाता है, ये सभी कंट्रीज़ को, सभी स्टेट्स को पॉलिसीज़ प्रोवाइड करता है, थीम्स प्रोवाइड करता है जिसके तहत हमें बच्चों की वेलबींग के लिए काम करना होता है। ओके, तो इस तरह से जो आपका ये सिलेबस था वो मैंने इसमें कवर किया है। ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो कि आपके जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। ओके, तो ये सारे वही पॉइंट्स थे जो कि आपके सिलेबस में थे और आप चाहेंगे तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई एम हियर टू आंसर यू। ये पीपीटी मैं आपको भेज दूंगी। आप या तो ईमेल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मेरा नंबर लिख लीजिए, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं। प्लीज राइट माय नंबर। सर नंबर दे दूं क्या मैं? हाँ, yes, Jyoti ma'am, please share your mobile number also. Please write it down, 75008. I think Jyoti ma'am, please mention in the chat box. Okay, I'll write it in the. Yes, so students can copy your mobile number and save the mobile number. So, dear students, please open your video so we can take the screenshot of your presence, because we have to send the report to concerned school and headquarter also. So all students, please open your video.
I'll send you the PPT. Please send me the contact. Yes, Please ma'am. send me a message on this contact number. I've given you the contact number. Please show me your faces. Oh, almost girls are there, huh? Very few boys. Yes. हम बिना बात के जेंडर इक्वालिटी की बात इतनी बार कर रहे थे. यहाँ पे तो सभी फीमेल्स हैं ज्यादातर. So thank you all students. As I received the PPT from the madam, so Yeah. I will share the PPT through email. So I have already shared the complete schedule. So please, as per schedule, you try to attend Okay, all the if you counseling have any sessions. query, if you have any question, Yes, yes. we have time, we can discuss. मैंने इसीलिए जल्दी जल्दी खत्म किया ताकि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो मैं उसके जवाब दे सकूं. हेलो. Yes, Sanju, speak. यस सर, ये हाँ जो जी. प्रेजेंटेशन जो काउंसलिंग सेशन है ये मैंडेटरी है क्या अटेंड करना? Because as per concerned school of continuing education and headquarter people, they have to advise to regional centers to conduct counseling sessions. So because it will be useful to understand the practical aspect, because practical aspect is mandatory component, and assignment and everything is the mandatory component. So if you attend the counseling sessions, theory counseling sessions, definitely it will be helpful to you. So accordingly, we have planned the counseling theory counseling schedule. Ma'am, how Yes. can we prepare for exam? How can you prepare for exam? हुमा जी, Look, I have आपको prepared ये- this PPT in which I have jotted down in points. अगर आपने ध्यान से क्लास सुनी होगी ना, क्लास में अटेंशन दे की होगी, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा. बिकॉज होता क्या है, ये फील्ड ऐसा है, इसमें हम सबको सब कुछ पता है क्योंकि हम स्कूल गए हैं, हमने बच्चों को पढ़ाया है, हम सब जानते हैं. ओनली थिंग इज टू पुट इट इन द पेपर, है ना. बस मैक्स टू मैक्स है कि कौन से गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स चल रहे हैं. उनके अगर आपको उनके नाम ही ऐसे हैं, उनके नाम ही ऐसे हैं कि उनके नाम से ही आपको काम पता लग जाएगा. तो यू कैन राइट मेनी थिंग्स विदाउट इवन रीडिंग इट, बिकॉज आई हैव गिवन यू द ब्रीफ ऑफ एवरीथिंग, है ना. और थोड़ा सा पढ़ाई करो, Yes. रेगुलर थोड़ा पढ़ लो. Yes, ma'am, I'm reading books. But ma'am, questions in progress exercise, can we prepare those questions? You Not can necessarily. with the help. Yes. Yes, you can do that, but not necessarily that those questions will come. Questions तो कहीं से भी आ सकते हैं, देखो. ओके. क्यों सर, है ना? So any other query? Yes, Kamaldeep Singh. सर आपने बोला था कि वो इसका शेड्यूल देंगे आप असाइनमेंट का, सर वो ईमेल में आएगा? हाँ, I will send email. ओके. एंड सर ऐसा कौन सी असाइनमेंट कैसे करनी, क्या करनी, ऐसी जो हमको जो बुक्स आई उसमें कुछ भी ऐसी डिटेल नहीं लिखी गई है, तो उसकी जानकारी कहाँ से और कैसे ली जाए? एक्चुअली में अगर हमारे पास में स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन जो है, जिन्होंने ये प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है, we will approach to the faculty members to send specific guidelines how to prepare the assignments. However, ideal guidelines are available on IGNOU website. We will send the link. Okay, sir. Because from the books we are unable to decipher what to write, how to make the assignments, what assignments, by what time. You share the deadline that it is 31st of March. Yes. Sir, is that deadline extendable to some extent? Is there Yes, any? if Student Evaluation Division extends the date after 31st March, definitely you can submit the assignment in the extended period. Okay, sir. Hopefully it will be extended up to 30th April. Okay, thank you, sir. But you take the note
you have to prepare the assignment by 31st March Yeah, and so, submit also. as soon as at your I study get the center. email, we'll Yes, start preparing because we don't yes, know the yes, method yes. and how to prepare it. Yes, my concern is that. Yeah. So, Kamaldeep sir, any other query of the the learner? PDF is available on IGNOU website. It's like a question paper. All the questions are there. We have to write down the answers accordingly. How many words we have to write. There are different categories of questions. You can download the question papers from the website only. I have downloaded that. Okay, Yes. Vimla ji, can you share your number? If you Sure. don't mind, I can contact you later. I'll write maybe this chat box. Yeah, please. So, dear students, now we are concluding the second session, and thanks to Professor Jyoti Gaur for nicely elaborating the second course and first block of the second course. And definitely it would be very helpful to all students for understanding the content. Yes, Trapti Kumari. हाँ सर, एक्चुअली क्या है कि मॉर्निंग का जो 11 o'clock का जो सेशन है वो मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं स्कूल में रहती हूँ दैट टाइम। तो उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं? देखिए तृप्ति जी, इसीलिए हमने ऑनलाइन प्रोग्राम ही डिजाइन किया हुआ है। हालांकि हेडक्वार्टर ने तो कहा है कि आप 60 और 40% रेशियो में रखिए फेस टू फेस मोड में, लेकिन हमारे पास में 5 स्टेट से स्टूडेंट हैं। अकॉर्डिंगली as per the feasibility of the students, we have planned the exclusively online counseling schedule. However, we making the provision of recording the counselings. So we have recorded the sessions, and we will share the recorded sessions to you, so you can access the recorded sessions and get the insights and get the deliberations in the sessions. ओके सर, ओके, थैंक यू सर। Yes, so thank you students. Thank Hello, you sir. Jyoti ma'am. sir, can we submit the assignment in online mode? No, वो ऑफलाइन मोड में ही सबमिट करना है। ओके, और जहाँ आपकी study सेंटर site है पर वहीं submit जाकर करना है। सबमिट करना पड़ेगा। नहीं, आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। सॉरी, आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। ओके ओके, ठीक, ओके। ओके, सर तो मैंने आपको रिकॉर्डिंग सेक्शन जो है वो आप मेल थ्रू सेंड कर देंगे? यस यस यस, आई विल सेंड। ओके, ठीक है, आज के दोनों सेशन का हम लोगों ने रिकॉर्डिंग कर ली है। हम दोनों सेशन की रिकॉर्डिंग्स आपको भेज देंगे। ओके, थैंक यू। ओके, तो कल आपका जो एज पर शेड्यूल